साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब होगा सहारा से भी विवाद का अंत और निवेशकों का होगा भुगतान। साथियों आने वाला माह अप्रैल, जो कि आज 29 मार्च है, 2-3 दिन बाद अप्रैल महीना आ जाएगा। साथियों अप्रैल महीना हम सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही निर्णायक मंथ होने वाला है। साथियों ऐसा हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निर्णायक मंथ बनाने के लिए और सहारा निवेशकों का भुगतान कराने के लिए अब सहारा इंडिया परिवार भी अपना कमर कस ली है। ऐसा हमने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिसंबर माह से सेबी सहारा के 2 कंपनियों के ऊपर जो नियमों को उल्लंघन करते हुए लोगों से निवेश लिया था, वो एफ बॉन्ड जो जारी कराया था और लोगों से पैसा जमा करा लिया था, उसके तहत सेबी ने सहारा ग्रुप के कंपनियों के ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उनके बैंक खातों, डीमेट खातों को अटैच करने का आदेश पारित किया। इसके बाद कल सेबी ने स्वयं स्वीकार किया है, जो तमाम तरह के राष्ट्रीय चैनलों पर है, कि सहारा इंडिया ने 6.57 करोड़ रुपया की जुर्माना राशि दे दिया है। यह इस ओर इंगित करता है कि सहारा भी अब अपना कमर कस ली है कि हमने जो गलती किया उसका जुर्माना हम सेबी को दे दिए। अब चूंकि जुर्माना अगर हम सेबी को दे दिए तो जो सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया गया है, डायरी नंबर 36,632 और 36,627, इसके अलावा एक प्रकरण और है सेबी के ही द्वारा फाइल किया गया है, जो कंटेम्प्ट पिटीशन है 877/2018। ये सभी सेबी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सेबी जब प्रस्तुत की है, और सेबी एक स्वयं निर्णायक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, सेबी स्वयं फैसला करती है, स्वयं सजा भी निर्धारित करती है। तो सेबी जो सहारा इंडिया ने उल्लंघन किया, जो गलती किया, उसका जुर्माना तो लगा दिया और उस जुर्माने को सहारा इंडिया ने स्वीकार करते हुए उस जुर्माने की राशि भी जमा कर दिया। तो अब सेबी की ये जिम्मेदारी बनती है कि सेबी जो सर्वोच्च न्यायालय में अपना रिट पिटीशन फाइल की है, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, उन पिटीशनों को वापस ले। अगर सेबी वापस ले लेती है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक डायरेक्शन दे दे सेबी को कि आपके पास जो राशि जमा है उस राशि को आप सहारा को रिटर्न कर दें। साथियों सेबी की स्थापना जो हुई थी, सेबी का महत्वपूर्ण अगर हम कार्य को देखें तो वह निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। साथियों आज यह बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सेबी अपने मूल उद्देश्य को पालन करने में, मूल उद्देश्य को लागू करने में सक्षम है, क्या कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है, यह देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने सेबी की स्थापना ही इसलिए की थी कि निवेशकों का हित सुरक्षित रहे, उसके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। लेकिन आज उसी संस्था के बदौलत अगर निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि उनके ऊपर आघात पड़ने लगे, तब उस हितों की रक्षा करने वाली संस्था का क्या काम? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निवेशकों के हित की रक्षा करना और करके दिखाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। साथियों विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्याय होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय दिखना चाहिए, तो न्याय दिख नहीं रहा है। सेबी जो निवेशकों के हितों की रक्षा कर रही है, वह रक्षा करना दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि विगत 10 वर्षों से सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के जो निवेशक हैं, वह निवेशक तो परेशान नहीं है, लेकिन उन निवेशकों का पैसा जो अन्य योजनाओं में जमा हो गया है, उस योजनाओं के निवेशक चूंकि है इन्हीं दोनों के निवेशक,
रियल एस्टेट और हाउसिंग के ही निवेशक हैं, लेकिन अन्य योजनाओं में जमा होने से वो 10 साल से भटक रहे हैं। तो ये भी तो निवेशक हैं, चाहे भले ही किसी अन्य योजना में जमा किया हो। क्या सेबी सिर्फ रियल एस्टेट और हाउसिंग के ही निवेशकों की हितों की रक्षा करेगी? और जब सिर्फ 2 ही निवेशकों की हितों की रक्षा करेगी तो उन 2 में कोई निवेशक बचा ही नहीं है, तो वो रक्षा किसकी कर रही है? और उसके पास जो पैसा जमा की है उस पैसे को वो लेके कह रही है कि हम निवेशकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो उस पैसे से किस निवेशक की रक्षा कर रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल जज बेंच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ट्रिपल जज बेंच की सुनवाई 18, 19, 20 अप्रैल को होने जा रही है। और यह 18, 19, 20 अप्रैल को निश्चित रूप से निर्णायक होगा, क्योंकि उसमें यही प्रश्न उठाया जाएगा कि जो सेबी के पास पैसा जमा है उस पैसे का कोई लेनदार नहीं है। क्यों लेनदार नहीं है? क्योंकि सहारा ने, चाहे आप कन्वर्जन मानिए, चाहे आप परिवर्तन मानिए, चाहे आप ट्रांसफर मानिए, चाहे आप कुछ भी मानिए, लेकिन उन 2 निवेशकों का भुगतान कर दिया है और उस पैसे को दूसरे स्कीमों में जमा करा दिया है। साथियों, भुगतान करने के बाद ही जो राशि मिली उस राशि से दूसरे योजनाओं में पैसा जमा कराया गया है और उस पैसे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहारा ने सेबी को जमा कर दिया है। तो जब सेबी के पास कोई निवेशक नहीं है और यह सर्वविदित है कि जो सेबी के पास पैसा जमा है वह रियल एस्टेट और हाउसिंग का ही है, लेकिन रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा जो है सहारा के द्वारा भुगतान करके दूसरे योजनाओं में निवेश करा लिया गया है। और जब दूसरे योजनाओं में निवेश करा लिया गया है तो दूसरे योजनाओं के निवेशकों का पैसा बाकी है और दूसरे योजनाओं के निवेशक आज वर्षों से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, अब बहुत सारे निवेशक आत्महत्या तक कर लिए हैं। तो ये मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जनहित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन देना है और सेबी को आदेश दे कि सेबी तत्काल पैसा ब्याज सहित जोड़ के सहारा को रिटर्न करे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहारा इंडिया को यह निर्देश जारी करे कि आप भी एक कोई रूटीन बना के, एक रोड मैप बना के उस रोड मैप के हिसाब से निवेशकों का भुगतान करें। पहले आप एक क्राइट सीमा निर्धारित कर ले कि हम पहले 50,000 तक या 1 लाख तक या 5 लाख तक के निवेशकों का भुगतान करेंगे, फिर 10 लाख तक के निवेशकों का भुगतान करेंगे। इस तरह से डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे दे और हमें उम्मीद है कि 18, 19, 20 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निश्चित ही निर्णायक न्याय हम निवेशकों के लिए प्राप्त होगा। इसमें निर्णायक न्याय प्राप्त होने का एक अहम बात यह भी है कि जो सहारा ग्रुप ने जो गलती की उस गलती के बतौर सेबी ने जुर्माना लगाया और उस जुर्माने को भी सहारा इंडिया ने जमा कर दिया। तो अब सहारा इंडिया बिल्कुल निर्दोष हो गई है, क्योंकि एक अपराध का 2 सजा नहीं हो सकता। एक सजा सेबी दे, एक सजा सुप्रीम कोर्ट दे, एक सजा हाई कोर्ट दे, एक सजा लोअर कोर्ट दे। ऐसा तो हमारे देश का संविधान नहीं है, ऐसा तो हमारे देश का संविधान नहीं बताता है। हमारे देश का संविधान तो यही कहता है कि एक अपराध का सजा एक ही बार होता है। तो जब उन निवेशकों में जो बॉन्ड था उन बॉन्ड को जमा कराने में सहारा ने जो भी गलती की, जो भी उल्लंघन किया नियम कानूनों का, उसका सजा सेबी दे दिया है। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो उसको सजा देगी नहीं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ यही निर्णय करेगी जो सेबी के पास पैसा जमा है उस पैसे का क्या होगा। तो यह एक बहुत ही निर्णायक होगा और 18, 19, 20 को निश्चित रूप से हम लोगों को यह उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जनहित की भावनाओं को देखते हुए जनहित में, निवेशकों के हित में फैसला करेगी और सरकार को भी आदेश देगी कि अगर सहारा इंडिया के पास पैसा कम पड़ता है तो चूंकि यह 10 वर्षों तक प्रकरण को विलंबित करने का कार्य खुद सरकार के द्वारा, सरकार की संस्था के द्वारा किया गया है, अतः जो भी क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई भी सरकार करे ताकि तत्काल निवेशकों का भुगतान हो सके। साथियों, इसी के साथ
12 अप्रैल को जो प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन के रूप में सरकार के द्वारा ले जाया गया था, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का था, उन सोसाइटियों के प्रकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस प्रकरण का तत्काल निराकरण 6 माह के अंदर में दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट करे। तो यह प्रकरण भी जो दिल्ली हाईकोर्ट में है, 3 सोसाइटियों का है, यह प्रकरण भी 12 अप्रैल को नियत हुआ है। 12 अप्रैल को भी इसमें कोई न कोई सुनवाई माने निर्णय आने की उम्मीद है। इस पर निर्णय बहुत अभी उम्मीद तो नहीं बन रही है, क्योंकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जो पहले अपने आदेश में बोला था सहारा सोसाइटी को कि आप पहले निवेशकों का भुगतान करें और भुगतान का प्रमाण हमारे पास जमा करें, जब आप भुगतान करेंगे तो हम एनआई पर आपका जो रोक लगाए हैं उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया है, तो रोक हटने वाली संभावना नहीं दिखती। लेकिन इसमें सहारा के जो सोसाइटी के जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, वह यह कहते हुए डेट को आगे अग्रिम तारीख ले सकते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण सुनवाई 18, 19, 20 को सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा सेबी के पास जमा है, उस पैसे को सहारा इंडिया को मिलने का आदेश पारित कर दिया जाता है, तो उसी पैसे से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान कर देंगे और भुगतान करने के बाद हम प्रमाण देंगे आपको, तब तक के लिए मुझे राहत दिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रकरण विचाराधीन है, उसमें यह कहते हुए उसकी अग्रिम डेट मिल जाएगी। उसमें निर्णय होने की संभावना जब तक सर्वोच्च न्यायालय से प्रकरण निराकृत नहीं होता तब तक नहीं होगी। साथियों, चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं आप लोगों से कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत लंबी बातें कर सकता हूं, क्योंकि यह मैटर ही एक ऐसा है, लेकिन फिर भी यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, जिससे मुझे यह इजाजत नहीं देता कि मैं काफी लंबा इस वीडियो को बनाऊं। जिससे साथियों, मैं पुनः सभी निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा तथा माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा तथा सेबी से भी आग्रह करूंगा कि सेबी भी अब अपना प्रकरण जो दिल्ली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है उसको वापस ले ले और इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट पारित करे, ताकि हम निवेशक जो विगत 10 वर्षों से भटक रहे हैं उनके हितों की रक्षा किया जाए, सेबी के जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। साथियों, नमस्कार।